नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर उद्धव ने क्यों बदला पाला, कैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले ही हारा विपक्ष, भारी बारिश से मुंबई क्यों है बेहाल। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति चुनाव में राधा कृष्णन बनाम सुदर्शन रेड्डी, विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को बनाया प्रत्याशी। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए और मजबूत, सत्ता पक्ष के पास 422 सांसदों का समर्थन, 17वें उपराष्ट्रपति हो सकते हैं सीपी राधाकृष्णन। मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान, बोले ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी को धमकी देते हैं, बीजेपी नेता की तरह काम करते हैं, विपक्ष ने महाभियोग की है तैयारी। शिवसेना नेता संजय शिरसाट पर 5000 करोड़ की जमीन आवंटन का आरोप, शरद पवार के विधायक रोहित पवार ने की इस्तीफे की मांग। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश, आम जनजीवन अस्त व्यस्त, लोकल ट्रेनें प्रभावित, स्कूल कॉलेज और दफ्तर हुए बंद। खबरों में सबसे पहले बात उपराष्ट्रपति चुनाव की। इंडी गठबंधन ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया। सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेड्डी के नाम की घोषणा की। खड़गे ने कहा कि सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सर्वसम्मति से सहमति बनी है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडी ब्लॉक की बैठक में रेड्डी के नाम पर मोहर लगाई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है। इंडी गठबंधन की तरफ से सुदर्शन रेड्डी के नाम की घोषणा के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए मुकाबला तय हो गया है। ऐसे में अब 9 सितंबर को राधाकृष्णन बनाम सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला हुआ। खास बात यह है कि इंडी गठबंधन में सहमति के नाम पर कई पार्टियां अभी से अलग राह पकड़ती नजर आ रही हैं। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी ने गैर राजनीतिक नाम चुनने की वकालत की थी। ऐसे में इंडी ब्लॉक में एकता का संदेश देने के लिए बी सुदर्शन रेड्डी के साथ कांग्रेस ने इन पर मोहर लगाई। बी सुदर्शन रेड्डी 1971 में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में वकील के रूप में रजिस्टर्ड थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में ही रिट और सिविल मामलों में प्रैक्टिस की और 1988 और 90 के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील के रूप में भी काम किया। 1990 के दौरान 6 महीने की अवधि के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में भी वो काम कर चुके हैं। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय के लिए कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील के रूप में भी काम किया। 2 मई 1995 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का स्थायी जज भी इन्हें बनाया गया। लेकिन इनके नाम का ऐलान होते ही अब इन पर नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसे कमजोर करने का आरोप लग रहा है। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से इनका नाम वो सामने लेकर आया, उसके बाद कई विवाद और खड़े हो गए हैं। पूरी तरह से विपक्ष इस मामले को लेकर भी बैकफुट पर नजर आ रहा है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। विपक्ष ने भले ही उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना उम्मीदवार उतार दिया हो, लेकिन इससे विपक्ष की दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टी वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी ने पहले ही राधाकृष्णन के समर्थन का ऐलान कर दिया। वहीं राजनाथ सिंह पहले ही ये दावा कर चुके हैं कि विपक्ष की कई पार्टियां एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करेंगी, जिससे विपक्ष में हड़कंप मचा है। वाईएसआरसीपी के लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 7 सदस्य हैं। वाईएसआरसीपी एनडीए या इंडी गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मराठी अस्मिता वाला दांव चला है। उन्होंने महाराष्ट्र के सभी सांसदों से सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का समर्थन करने का अपील की है। फडणवीस ने विपक्षी पार्टियों से कहा है कि शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र की अस्मिता की बात करती है। उन्हें राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का समर्थन करना चाहिए। ऐसे में साफ है कि उद्धव और शरद पवार मोदी का समर्थन में आ सकते हैं अगर मराठी अस्मिता की बात आती है, जिससे इंडी गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी की दिक्कतें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि विपक्ष में जिस एकजुटता की बात की जा रही है वो पहले ही धराशायी होता नजर आ रहा है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। शिवसेना यूबीटी के पास लोकसभा में 9 और राज्यसभा में 2 सांसद हैं, जबकि शरद पवार के पास लोकसभा में 10 और राज्यसभा में 2 सांसद हैं। 781 सांसदों वाले निर्वाचन मंडल में एनडीए को कम से कम 422 सदस्यों का समर्थन हासिल है। ऐसे में विपक्ष की किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ राधाकृष्णन की जीत तय मानी जा रही है। बहुमत का आंकड़ा 391 है।
जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद खाली हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए अब 9 सितंबर को वोटिंग होगी, लेकिन इससे पहले ही विपक्ष में भगदड़ शुरू हो चुकी है। अब बात अगली खबर की। शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि सीईसी बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम कर रही है और उनकी भाषा लोकतंत्र के लिए अस्वीकार्य है। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा है कि इस सब के पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन है। संजय राउत ने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग लाने की तैयारी विपक्ष ने शुरू कर दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं, वो लोकतंत्र में ठीक नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को सीधे सीधे चुनौती और धमकी देने की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पीछे अमित शाह का हाथ है। राउत ने आगे कहा कि सीईसी का अनुभव और उनकी नजदीकी बीजेपी नेताओं से लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने पहले के चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का भी जिक्र किया और कहा कि उनका हाल फिलहाल देश के बाहर किसी यूरोपीय देश में है। राउत ने चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में धमकाना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने बताया कि धमकाने की बात अगर आती है तो हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम जिम्मेदारी से बोलते हैं। हम भी बेहतर शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखते हैं। ये धमकाना और दबाव लोकतंत्र में नहीं चलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट ने सिडको अध्यक्ष रहते हुए नवी मुंबई के एक परिवार को अवैध रूप से 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की जमीन बांटी। वहीं शिवसेना नेता शिरसाट ने इन आरोपों का सख्त खंडन किया और कहा कि यह फैसला सामूहिक रूप से बोर्ड ने लिया था, व्यक्तिगत स्तर पर नहीं। ये मामला अब राज्य की राजनीति में गरम बहस का हिस्सा बन चुका है। पवार का दावा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान मराठा साम्राज्य के खिलाफ सहयोग के बदले बिलवलकर परिवार को 4,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन दी गई थी। आजादी के बाद ये जमीन सरकारी कब्जे में चली गई थी। रोहित पवार का आरोप है कि 2024 में शिरसाट को सिडको का अध्यक्ष बनते ही उन्होंने पहली बैठक में ही 15 एकड़ जमीन बिलवलकर परिवार को दे दी। उनका कहना है कि ये कदम सभी कानूनी मापदंडों की अनदेखी करके लिया गया। दूसरी तरफ सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है। उनका कहना है कि सिडको के फैसले सामूहिक रूप से बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं और किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत भूमिका नहीं होती। शिरसाट ने पवार के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। वहीं बीजेपी शिवसेना समर्थित महायुति सरकार पर विपक्ष ने दबाव बढ़ाते हुए कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और अवैध आवंटन तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। रोहित पवार ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो एनसीपी आंदोलन तेज करेगी। उन्होंने घोषणा की है कि पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बुधवार यानी 20 अगस्त को नवी मुंबई के सिडको मुख्यालय जाकर विस्थापित स्थानीय आबादी की तरफ से जवाब मांगेगा। कंट्रोवर्शियल जमीन रायगढ़ जिले के रोहा, पनवेल, अलीबाग और उरण तहसीलों के 15 गांवों में फैली हुई बताई जा रही है। इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में महायुति और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक जंग देखने को मिल सकती है। खबरों के आखिर में बात भारी बारिश की। मुंबई समेत कई इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है। मुंबई के दादर स्टेशन पर रेल पटरियों और बाहर की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर चुका है। माटुंगा, वडाला, सायन, किंग सर्कल, अंधेरी, कुर्ला, विक्रोली और मलाड के कई निचले इलाकों में पानी भरा है। अंधेरी वेस्ट के वीरा देसाई रोड पर जगह जगह पानी भरा है। जेपी रोड पर लबालब पानी भरने से गाड़ियों को आवाजाही में दिक्कत है। कई गाड़ियां रास्ते में ही बंद हो चुकी हैं। सोमवार मंगलवार को सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे और बुधवार को भी ये स्कूल कॉलेज दफ्तर बंद रहेंगे। मुंबई वाले आज अपने घरों में ही यहां पर कम निकले। ऐसा इसलिए क्योंकि मौसम विभाग, बीएमसी और राज्य सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मुंबई में बहुत बारिश को लेकर अति भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही 45-55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई है। मुंबई और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना है और इसको लेकर रेड अलर्ट जारी है। भारी बारिश का असर ट्रेन सेवाओं पर भी पड़ा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारी बारिश के बीच आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटे मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिलों के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जो हाई अलर्ट पर हैं। मध्य और हार्बर लोकल ट्रेन 20 से 25 मिनट देरी से चल रही है।
पश्चिमी रेलवे की कुछ ट्रेनें भी 10 से 15 मिनट देरी से चल रही है। किसानों को यहाँ पर जो खड़ी फसल थी उसे भारी नुकसान हुआ है। कपास, सोयाबीन, अरहर की फसल खराब हो चुकी है। अबन, घनसावंगी और बदनापुर तहसीलों में किसानों को फसलों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। किसान पंचनामा रिपोर्ट की इंतजार में है और पुणे में भी तेज बरसात जारी है। मौसम विभाग ने पुणे के लिए भी रुक रुक कर तेज बरसात का अलर्ट जारी किया है। पुणे के खेड़ तालुका का चास कमान बांध 100% भर चुका और बांध से 1500 क्यूसेक पानी का विसर्ग शुरू हो गया है। मावल तहसील का पवना डैम 99% भर चुका है। डैम के पानी का जो बढ़कर वो है 2860 क्यूसेक तक जाने की संभावना है। नदी के किनारे गांवों को सतर्क रहने को कहा गया है और डैम का पानी छोड़ने के बाद नदी के किनारों पर बसे कई गांवों के लोगों को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। नासिक में भी बरसात का रेड अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल प्रशासन और नगर पालिका पर लापरवाही के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण बताते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। यानी अभी बरसात मुंबई को और परेशान करेगी और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसलिए जितना जरूरी हो उतना ही लोग घर से बाहर निकलें और जरूरी ना हो तो घरों में ही रहें तो बेहतर होगा। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।